आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मंदी में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 2। कल हमने जो करवाया था उससे थोड़ा आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने ये देखा था कि कोई वस्तु है, मान के चलो 100% है, उसको 15% लॉस पे बेच दिया तो वो कितनी रह जाती थी? 55%। इसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देता था, मान के चलो एक्स वैल्यू दे देता था, ठीक है। तो सीपी निकालते थे तो 100% की वैल्यू, अगर वो इसको मान के चलो कि 20% प्रॉफिट पर बेचता तो कितना मूल्य मिलता? तो 120 की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। ये सब अपनों ने कल कर लिया था। उससे आगे अपने आज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें आगे क्या करते हैं, इसमें कई क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ उसमें कुल कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं, ये लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन होते हैं ऐसे। जैसे मान के चलो ये लिख दिया मैंने कि 4 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। 4 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। 4 वस्तुओं का सीपी, 4 वस्तुएं का मतलब गुना सीपी किसके बराबर है? 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर, यानी 4 वस्तुओं का सीपी बराबर 5 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी एक साइड में लिख लेंगे। ये देखो सीपी ऐसे का ऐसा है, एसपी इस साइड आएगा तो बटा के अंदर, बराबर बराबर में क्या 5 बचा, और ये 4 इस साइड जाएगा तो बटा के अंदर, यानी कि सीपी कितना है इसका 5 और एसपी कितना है 4। यानी कि इसमें ये तो अपने को पता चल गया कि लॉस होगा, और कितना लॉस होगा वो देखते हैं अपने। अगर कोई वस्तु मैं ये बोल देता हूं, सीपी क्या है? क्रय मूल्य है ना, कि 5 रुपए की कोई वस्तु मैं 4 में बेच रहा हूं तो कितना लॉस हुआ होगा। ठीक है, यानी लॉस कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 5 पे। सीपी पे निकालते हैं ना प्रॉफिट या लॉस, सीपी पे ही निकाला जाता है। मैंने आपको फर्स्ट डे से यही बताया, ठीक है। परसेंटेज में भी ये बताया था कि कोई वस्तु जिस आधार से वो उठती है या कम होती है उसी आधार पे परसेंटेज निकाली जाती थी। वही सेम काम इसमें सीपी पर हो रहा है। ठीक है, 1 का लॉस हुआ कितने पे? 5 पे। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो गुणा के अंदर 100, 20 5 100, यानी कि 20% का क्या हुआ? लॉस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान होते हैं। ये बिल्कुल लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सभी मैं आज जो करवाऊंगा लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, डिस्काउंट आएगा इसी चैप्टर के अंदर, आएगा कल की क्लास में। ठीक है, हो सकता है आगे वाले 3-4 दिन में क्लास ना भी ले पाऊं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद अपने कंटिन्यू करेंगे। चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। चलो इसमें क्या है, हाँ, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। यानी कि 18 वस्तुओं का सीपी, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है अपने को। ठीक है, देखो सीपी और एसपी को एक तरफ कर लो, सीपी ऐसे का ऐसा, एसपी साइड आएगा तो बटा के अंदर, बराबर में 15 बटा में 18, ये साइड उस साइड जाएगा 18 तो बटा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी सीपी क्या है? 15 और एसपी 18, यानी कि कोई वस्तु है 15 से 18 हो गई, कितने की वृद्धि हुई? 3 की। कितने पे? 15 पे, गुणा में 100, 3 5 है 15, यानी कि 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
प्रॉफिट हुआ, इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ। चलो इसमें ही अपने कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। ये देखो इसमें क्या, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। अभी इसमें क्या है कि सीपी और एसपी डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन दिया तो इसमें भी है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर, यानी 80 संतरों को क्या करेगा, वो बेचेगा, यानी 80 का एसपी किसके बराबर दे रखा है, 95 का मूल्य वसूल करता है। अगर अपने कोई चीज मतलब खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, उसी का वसूल कर रहा है ना 95, यानी 95 का सीपी किसके बराबर है, 80 के एसपी के बराबर। चलो एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर, यानी 80 का एसपी संतरे बेचकर, ठीक है, किसके बराबर है, 95 के सीपी के। तो वही एसपी बटा सीपी इस साइड आएगा तो बटा के अंदर, 95 ऐसे का ऐसे, 80 उस साइड गया तो बटा के अंदर, कितने पे कटेगा, ठीक है, ये देखो 5 पे कटेगा, 19 5 है 95 और 16 5 है 80। कोई वस्तु 16 से 19 हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये सीपी है ना, ठीक है, ये ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि इसके सामने की वैल्यू क्या है, यही है ना, ठीक है, बराबर में है, तो इसके सामने की वैल्यू ये है, यानी कि सीपी किसी वस्तु का 16 से बढ़कर कितना हो गया, 19 हो गया, यानी वृद्धि कितने की हुई, 3 की, कितने पे, 16 पे, गुणा में 100। अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, आप इसको देखो 100/16, ठीक है, इसको देखो, अपने को पता है 16 छिके 96, ठीक है, यानी कि ये कितने पे जाएगा, इसको पूरे को हल करोगे ना, यानी 3 ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, 100 में 16 छिके 96, 4 बचेंगे, ठीक है, 16 दूना 32, ठीक है, कितने बचेंगे 8, 16 5 80, ठीक है, यानी कि इसको मैंने सोल्व किया, 100/16 को सोल्व किया, यानी कि 6.25 इसका आ गया, ठीक है, गुणा में इसके क्या है 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, ठीक है, और 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 6 3 18, यानी कि 18.75 इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है, 18.75 का इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। इसी प्रकार से ये लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगते, इसको करना ऐसे ही है, जैसे जैसे उन्होंने लिख दिया होगा वैसे वैसे इसको सॉल्व करते जाना है बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस परसेंटेज दे रखा है। इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन को लिखा गया उसी प्रकार लिख दो आप, ठीक है। एक वस्तु के क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी के 40% का, सीपी का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, यानी सीपी का 40% उसके एसपी के 30% के बराबर है, ठीक है, यही दे रखा है, ठीक है। तो अपने को पता है सीपी और एसपी एक साइड कर लिया, सीपी बटा एसपी, एसपी इस साइड आया तो बटा के अंदर, वहां पे 30% है, बटा में 40%, ये इस साइड है उस साइड गया तो बटा के अंदर चला जाएगा, सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0, यानी कि सीपी बटा एसपी क्या आ गया, 3/4। अपने को पता है कोई वस्तु 3 से कितनी बड़ी होगी, 4, यही है ना, सीपी 3 था और बढ़कर कितना हो गया 4 है, ठीक है, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, 1 की, कितने पे 3 पे, गुणा में 100 में 3 का भाग करोगे तो वही 33 सही 1/3 या 33.33 लिख लो, ठीक है, कितने प्रतिशत की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे इसको लिखा जाता है क्वेश्चन को वैसे वैसे उतार दिया करो बस, ठीक है, आगे तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन होती है। इसके बाद देखते हैं अपने, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हानि प्रतिशत
20% है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी वही x वस्तुओं का CP किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के SP के बराबर। ठीक है, अभी देखो CP और SP को एक साइड में करो, CP बटा SP बराबर में 20 बटा x। ठीक है, यही होता है। अभी देखो इसमें क्या है, और हानि प्रतिशत, और हानि क्या है? 20% है, तो x का मान बताओ। अपने को पता है हानि होती क्या है, ठीक है, लॉस होता क्या है? 20% है, दे रखा है उसने। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब क्या है? 1/5। मैंने बताया ना आपको कि परसेंटेज को मैंने, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया। ठीक है, 20% परसेंटेज हटाया तो बटा के अंदर 100। ठीक है, 20 5 100 यानी कि 1/5, ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, मैंने आपको बताया यानी 5 पर, इसमें क्या हानि दे रखी है ना, 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु 5 की रही होगी और उसको कितने में बेचा जा रहा है? 4 में। ठीक है, 20% का लॉस दिखाया उसने, यानी कोई वस्तु 5 की रही होगी, उसको 4 में बेचा गया। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है CP यहां से आया कितना एक्चुअल में? CP वो कह रहा है 5 ना होकर कितना है? 20। ठीक है, CP यहां से पता चल गया अपने को, SP ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, यहां पे फ्रैक्शन से अपने को पता चल गया कि इसका CP इतना है। वो कह रहा है इतना नहीं है, 5 नहीं है 20 है, यानी कितने गुना है? 4। या तो ऐसे कर लो, या फिर 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5, सॉरी 20/5 यानी कि 4। ठीक है, अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, यानी कि SP कितना रहा होगा? 16। तो यही तो पूछा अपने को, SP तो पूछा गया। ठीक है, यहीं से भी अपने निकाल सकते हो। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो ये क्या है? ये SP निकालना है अपने को, तो SP 4 की वैल्यू निकालनी है, दोनों और 4 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस इसमें ये है कि यहाँ पे x दे दिया और आगे इसमें क्या है? लॉस दे दिया। ठीक है, लॉस को फ्रैक्शन में निकाला तो 5 में 1 का लॉस, यानी 5 वाली वस्तु किसी को 4 में बेचा गया होगा। ठीक है, और उसने बोला है कि जो इसका CP है ना, CP 5 ना होकर कितना है? 20, यानी 4 गुना है, तो ये भी SP भी इसका कितना होगा? 4 गुना के बराबर होगा। चलो इसके आगे अपने देखते हैं। यदि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 46/25 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का SP है। ठीक है, कुर्सी का, कोई कुर्सी होगी, उसका विक्रय मूल्य यानी कि SP किसके बराबर है? क्रय मूल्य का 46/25। यहाँ पे CP इसका क्या है? 46/25, ये दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना है इसमें? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अभी मैंने बताया SP और CP को एक साइड कर लो, ये SP CP इस साइड आया तो बटा के अंदर बराबर में क्या है? 46/25। ठीक है, यही है 46/25। अच्छा, इसमें क्या CP कोई 25 रुपए की वस्तु को 46 में बेचा जा रहा है, यानी कि 25 रुपए की वस्तु को 46 में बेचा जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई? देखो वृद्धि कितने की हुई? 21 की। ठीक है, 21 रुपए की वृद्धि हुई, कोई 25 रुपए की वस्तु है उसको 46 में बेचा गया, यानी 21 रुपए बढ़ाकर बेचा गया। कितने से? 25 से। परसेंटेज में पूछा तो गुणा के अंदर 100, यानी 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि इसको करोगे तो 84%। इसका क्या होगा? ये होगा प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा इसमें चलो अभी इसमें इतने क्वेश्चन काफी हैं इसके। एक मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन देखा था इसी के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर पूछा गया, मैंने आपको करवाया भी है। 1 सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको कीजिए। हाँ, यदि एक वस्तु के मूल्य में पूर्व से 25% की कटौती की गई, ठीक है, तो वस्तु को नए मूल्य को
उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी इसमें क्या कहा है कि किसी वस्तु को 25% कम कर दिया गया, उसे वापस उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। मैंने बताया था आपको 25% की कटौती की गई। 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या, 1/4, यानी 4 पर 1 की कमी कर दी, यानी कोई वस्तु 4 से कम हो गई 3 हो गई, ठीक है, उसको वापस 4 करना है, उसको 3 से वापस 4 लेके जाना है, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 3 से 4 करने के लिए 1 बढ़ाना होगा, कितने से, 3 से, गुणा में 100, यानी कि 100 में 3 का भाग करोगे वही 33 से 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। ये परसेंटेज में आपको सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन कई करवाए थे मैंने, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के अंदर मुझे ये क्वेश्चन मिला, इसीलिए मैंने डाल दिया कि आपका रिवाइज हो जाए साथ में। चलो इसके बाद अपने देखते हैं नया कंसेप्ट देखते हैं। डायरेक्ट मैं पहले क्वेश्चन ही करवाऊंगा, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, वरना उसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी कठिन होती है। इसने बोला है कि 80 नोटबुक होने पर अमृता को 10 नोटबुक के 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर राशि की हानि होती है, ठीक है। सबसे पहले ये इस क्वेश्चन से पहले एक बात बता दो, लॉस होता क्या है, ठीक है। लॉस होता क्या है कि किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेच देना, तभी तो लॉस होगा। मान के चलो कि 100 रुपए में किसी वस्तु को मैंने खरीदा, उसे 80 में बेच रहा हूं, यानी 20 का लॉस हो गया मुझे। यानी कि लॉस होता क्या है कि सीपी, यही है ना, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। अगर 100 रुपए में किसी वस्तु को मैंने क्या किया, 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, उसको 80 में बेच दिया, मान के चलो मैंने 80 में, तो इसको माइनस करते हैं तभी तो लॉस आता है कि 20 रुपए का लॉस हुआ। तो यही फॉर्मूले के अंदर है, लॉस होता क्या है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर वही मैं प्रॉफिट पूछ लेता तो प्रॉफिट क्या है, कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचा होगा उसको, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक होगा, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। यानी कि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, इसमें सिंपल सी बात है। लॉस में क्या है, क्रय मूल्य अधिक होगा, इसीलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुआ, और प्रॉफिट में क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें क्वेश्चन बोला क्या गया, 80 नोटबुक होने पर, यानी किसी के पास 80 नोटबुक होगी, उसने 80 को ही खरीदा और 80 को ही बेचा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर 80 नोटबुक खरीदी है तो बेचेगा भी वो आगे 80 में। एक दुकानदार है, किसी होलसेलर से लेके आया, मान के चलो कि 80 नोटबुक लेके आया और 80 की 80 ही वो आगे बेच रहा है, ठीक है। अमृता को 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें बस यही इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो 80 सीपी, 80 को खरीदा और 80 को ही बेच दिया, यानी 80 का सीपी माइनस 80 का ही एसपी। और इसमें जो लॉस होता है ना, उसको लॉस कितना होता है, लॉस क्या दे रखा है, 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 का एसपी के बराबर, 10 का एसपी के बराबर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अगर 80 नोटबुक है उसके पास तो 80 नोटबुक को खरीदा और 80 में ही बेच दिया, ठीक है, यानी 80 नोटबुक खरीदी और 80 ही बेची, और उसमें लॉस दिखा रहा है तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिखा, यानी 80 सीपी माइनस 80 एसपी। और किसके बराबर, उसको लॉस किसके बराबर हो रहा है, 10 एसपी के बराबर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी 80 एसपी माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, और 80 एसपी प्लस 10 एसपी कितना हो जाएगा, 90 एसपी, बराबर में क्या आया, 80 सीपी, ठीक है। अभी वो सेम बन गया ना, सेम कंसेप्ट, एसपी और सीपी को आप एक साइड करो, ठीक है, बराबर 80, ये इस साइड आया तो बटा के अंदर 0 से 0 कटी, यानी कि सीपी किसी वस्तु का क्या रहा होगा, 9, और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 8 में, यानी 9 को 8 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 9 को 8 में बेचा जा रहा है तो 1 का लॉस कितने पे, 9 पे, गुणा में 100, ठीक है।
तो आंसर क्या आएगा, 11 से 11 9 99, ठीक है, 11 से 1/11%, इसका क्या आ जाएगा, लॉस। ठीक है, लॉस ही पूछा था इसमें। हाँ, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 करवा देता हूं मैं, देखते हैं कि कैसे करनी है ये। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है। अभी 80 किलो चावल खरीदे तो बेचेगा भी, अगर 80 किलो चावल है उसके पास, 80 किलो चावल ही खरीदे हैं तो बेचेगा भी 80 किलो। ठीक है, आगे क्या कहता है, और उसे इस लाभ पर बेचता है जितना उसे 30 किलो के लिए भुगतान किया था। अच्छा, 30 किलो के लिए भुगतान किया था, मान के चलो 30 के लिए भुगतान किया था। ठीक है यानी अगर किसी चीज का भुगतान करते हैं, ठीक है, यानी कि वो खरीद रहा है, किसी चीज के लिए भुगतान किया तो वो आगे से चीज खरीद रहा होगा ना, यानी कि 30 के सीपी के बराबर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो वही लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रॉफिट होता है क्या, एसपी माइनस सीपी। अच्छा, 80 किलो चावल है, ठीक है, यानी 80 एसपी माइनस 80 सीपी, यानी 80 के एसपी और 80 का ही सीपी। 80 किलो चावल है, 80 खरीदे होंगे और 80 बेचे होंगे, और प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन प्रॉफिट है कितने के बराबर, उसका 30 किलो के लिए भुगतान किया था, यानी 30 के सीपी के बराबर। अगर वो खरीद रहा है तभी तो कुछ रुपए दिए होंगे उसने, यानी कि 30 के प्रॉफिट क्या है, 30 के सीपी के बराबर। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है इसीलिए प्रॉफिट की जगह ये लिखा है। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस का इस साइड आएगा था, क्योंकि सीपी को मैं एक तरफ करना चाहता हूं ना, सॉल्व करने के लिए सीपी को एक तरफ लेके जा रहा हूं, यानी 80 सीपी इस साइड आया तो प्लस का हो जाएगा 80 और 30 110 सीपी बराबर में 80 एसपी। सीपी एसपी इस साइड आया तो बटे के अंदर बराबर में 80 बटे 110, 0 से 0। ठीक है, यानी कि सीपी 8 है और एसपी कितना है, 11, यानी कि कोई चीज है 8 से बढ़कर कितनी हो रही है, 11, यानी वृद्धि कितने की, 3 की, कितने पे, 8 पे, गुणा में 100। वैसे आपको पता होना चाहिए 3/8 फ्रैक्शन किसकी होती है, 37.5% की। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार करवा दिया है ये। ठीक है, आप इसको सोल्व मत करना, 3/8 देखा तो 37.5% की ये फ्रैक्शन है, तो 37.5% क्या इसमें लाभ हुआ है। ठीक है इसका एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं अपने। चलो, एक व्यक्ति 89 किलो चावल खरीदता है। सबसे पहले तो 89 किलो चावल खरीदता है तो 89 किलो ही सेल करेगा, और उन्हें 32 किलो के लिए भुगतान किए गए पैसे के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और उसे 32 किलो के लिए भुगतान किए गए पैसे के लाभ पर बेचता है, यानी कि 32 किलो के लिए भुगतान किया तो यानी कि वो खरीद रहा है, यानी 32 के सीपी के बराबर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट क्या होता है, वही एसपी माइनस सीपी, यानी 89 है ना, 89 किलो एसपी और माइनस 89 किलो ही सीपी, और प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है, 32 के सीपी के बराबर। ठीक है, और 89 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 89 और 32 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 11, अगर इसमें 11 जोड़ दोगे, ठीक है, ये वही है ना, इसमें 11 जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, पूरा 100 बन जाएगा। ठीक है, और 32 में से 11 यहां से कम कर दो। ठीक है, ये वर्बली करने का एक तरीका होता है, इसको पूरा 100 बना लो, पहले 11 यहाँ पे कम कर दो, यानी कि 32 में से 11 कम किए तो 21 बचेगा। ठीक है, 21 बचेगा ना, तो 100 में 21 जोड़ना आसान है, तो यानी कि ये 121 सीपी बराबर में 89 एसपी। सीपी और एसपी को एक साइड, सीपी बटा एसपी बराबर में 89, 121 इस साइड आया तो बटा में
यानी कि कोई वस्तु 89 से बढ़कर कितनी हो रही है, 89 से बढ़कर 121 जा रही है। यानी कि 89 से कोई वस्तु बढ़ी और 121 हो गई, 89 से बढ़कर 121 हो गई, यानी कि 32 का प्रॉफिट कितने पे, 89 पे, गुणा में 100। ठीक है, आप मान के चलो 2 जीरो हटा दो, सीधा पॉइंट लगा दो, 0.89, 0.89 को 0.9, ठीक है, 0.9 के लगभग मान लो। ठीक है, इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसमें क्या वैल्यू अलग अलग दी होगी, अप्रोक्सीमेट के अंदर आपको लगभग इसका आंसर पता चल जाएगा और 4 ऑप्शनों में से आप टिक मार सकते हो आसानी से। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। इसको 0.89 है, यानी 0.90 के बराबर है। ठीक है, 0.90 के लगभग बराबर है ना। ठीक है, तो 0.9 मान लो, तो 32 में 0.9 का भाग देना आसान है। ठीक है, वही पॉइंट हटाया तो 0, यानी कि 9 तिये 27, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 तिये 27, 5 बचे है ना। ठीक है, 5 बचे तो 9 पंजे 45, फिर 5 बचे, 9 पंजे 45, यानी 35.5% का इसमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, इसमें ये क्या है, परसेंटेज निकालने के ये मतलब इसको अप्रोक्सीमेट मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें चलो, इसमें थोड़ा सा चेंज होकर है, क्वेश्चन है सेम ही। यदि विक्रय मूल्य को समय का 7/3 तक बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत देखो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ज्ञात क्या करना है अपने को, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होता है क्या एक्चुअल में, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। अभी वो कह रहा है विक्रय मूल्य को समय का 7/3 तक बढ़ा दिया जाता है, यानी एसपी। ठीक है, एसपी 7/3 कर दिया समय का, माइनस सीपी में कुछ चेंज नहीं किया, सीपी ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। तो ये क्या कह रहा है कि जो लाभ है ना, प्रॉफिट समय का 4 गुना, यानी कि ये क्या हो जाता है 4p। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको भी क्या है, बराबर में है ना। ठीक है, इसको भी क्या करो, एसपी और सीपी की फॉर्म में रख लो। ठीक है, ये 4p है ना, 4, प्रॉफिट को क्या लिख लो, एसपी माइनस सीपी। इसको लिखने का मतलब मकसद इसका यही है कि ये सेम फॉर्म के अंदर हो जाएंगे, यानी कि अपने पास 2 ही वेरिएंट बचेंगे, एसपी और सीपी। इसलिए ये आसानी से इसको क्या है फिर अपने सॉल्व कर सकते हैं। एसपी और सीपी रेशियो के अंदर आ जाएगा, रेशियो के अंदर आ जाएगा तो अपने क्या है प्रॉफिट परसेंटेज इसको ज्ञात कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने प्रॉफिट को फिर क्या लिख लिया, एसपी माइनस सीपी लिख लिया, क्योंकि ये एसपी और सीपी की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, चलो ये देखो बराबर में क्या है 7/3 एसपी माइनस सीपी। इसको सॉल्व करोगे 4 एसपी माइनस 4 सीपी बराबर में 7/3 एसपी माइनस सीपी। देखो अभी क्या है, एसपी को एक साइड में लिख दो और सीपी को एक साइड में ले जाओ। ये प्लस का 7/3 इस साइड आया तो माइनस का। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वरना ये क्या माइनस में हो जाएगा। 4 तिये 12 माइनस 7 5, 5/3 एसपी बचेगा। ठीक है, करने को मैं एक लाइन के अंदर इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन वही बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे किया मैंने इक्वेशन को, 4 एसपी प्लस का इस साइड आया तो माइनस का 7/3 एसपी बराबर, ये देखो माइनस का सीपी उस साइड गया तो प्लस का 4 सीपी, ये माइनस उस साइड माइनस का ही है ना तो माइनस का सीपी। देखो इसमें क्या 4 तिये 12 एसपी, 12 में से 7 गए 5। ठीक है, यानी कि 5, ये 5 है। ठीक है, ये ऐसे 5 एसपी बटे 3 बराबर में क्या बचा, बराबर में क्या बचा 4 में से 1, 4 सीपी में से 1 सीपी गया, यानी कि 3 सीपी बचा ना, 3 सीपी बचा। अच्छा, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं, ये 3 हटाया वज्र गुना हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 तिये 9। ठीक है, यानी कि अपने पास 2 टर्म आ गई ना, वही सेम कंडीशन हो गई। ठीक है, यानी 5 एसपी बराबर किसके है 9 सीपी के, यानी कि एसपी बटा सीपी
एसपी ऐसे कैसा है, सीपी इस साइड आए तो बटा के अंदर ये 9/5 आ गया ना। एसपी कितना है 9, सीपी कितना है 5, यानी कि इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ऊपर, यानी कोई वस्तु क्या है 5 से बढ़कर 9 हो रही है, 5 से बढ़कर कितनी हो गई 9, कितने की वृद्धि हुई 4 की, कितने पे 5 पे, गुणा में 100, 20 5 है 100, 20 चौका 80, गुणा करोगे ना तो 80% का क्या हुआ इसमें प्रॉफिट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या है अगर इस टर्म में लिख दोगे आप, ठीक है, लेकिन यहां पे पजल हो जाओगे कि इसको आगे क्या करें, 3 वेरिएंट है कैसे करोगे, इसीलिए 3 वेरिएंट को, ठीक है, या तो आप इसको लिख लेते, इसको सॉल्व करके एसपी माइनस सीपी को क्या लिख सकते हो आप, प्रॉफिट की टर्म में लिख लेते तो डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाता यहां से, लेकिन इसमें क्या आपको लेंदी लगेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट को मैंने क्या किया एसपी माइनस सीपी की टर्म के अंदर लिख लिया ताकि इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसमें है कुछ भी नहीं वैसे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार। इसमें क्या है, जो अपने आगे वाली क्लासें रहेंगी उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे अपने, ठीक है, काफी बढ़िया कंसेप्ट करेंगे, जिससे क्या प्रॉफिट लॉस आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा कि हाँ कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आसान लगेगा, इजी, ठीक है। उसमें क्या डिस्काउंट भी ऐड होगा, ठीक है, वो आगे करेंगे अपने, जैसे ही मैं डिस्काउंट स्टार्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें आपका चलेगा वो पूरे का पूरा, ठीक है। चलो इसी के अंदर ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के जा रहा हूं, एलिगेशन, ठीक है। कल अपने प्रॉफिट लॉस के अंदर परसेंटेज में भी एलिगेशन लगा सकते थे, लेकिन वो मैंने वहां पे बताया नहीं आपको, उसका रीजन ये था कि उसमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत कर सके और वो एलिगेशन से आसानी से हो जाए, ठीक है। इसमें भी यही है कि एलिगेशन इसमें लगाने का मकसद ये है, इसमें काफी क्वेश्चन है जो पूरे आगे, जैसे मान के चलो ब्याज के अंदर भी वो एलिगेशन इसमें अप्लाई होगा, ठीक है, एवरेज के अंदर भी होगा, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि लगभग सभी चैप्टर के अंदर एलिगेशन आपका लग जाएगा, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब ये कोई ए वस्तु होगी, ये बी वस्तु होगी, इन दोनों को मिलाकर एक यहां पे कंटेंट बनेगा ए प्लस बी का कोई, ठीक है, वो किस रेशो के अंदर होगा, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। एलिगेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। मान के चलो एक बात समझो आप, वैसे बराबर करने के लिए, ठीक है, वेटेड एवरेज बोल सकते हैं इसको, मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। अच्छा मैं इसको वेट क्या समान रखना चाहता हूं इसके, यहाँ पे भी वेट समान, यहाँ पे भी वेट समान, ठीक है, इसको ये मान लो एक तराजू होगा ये, ठीक है, ये है रस्सी, ठीक है, ये बीच में ना होकर यहाँ पे तोड़ दी मैंने थोड़ी सी इस साइड, कि इस साइड ज्यादा है इस साइड कम है, ठीक है। अपने को पता है अगर रस्सी इस साइड ज्यादा है तो ये क्या ऊपर उठेगा, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वेट है ना अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा, रस्सी कम है वेट बढ़ा दिया, यहाँ पे रस्सी ज्यादा है यहाँ पे वेट, ये वेट है कम, कम वाला इस साइड लगा दूंगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर एक प्रकार से समतल हो जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन का मतलब यही होता है बस, ठीक है, ये करने से ही आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं, बताता हूं आपको। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सिर्फ बेसिक बता के जा रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं है, अगर समझ में न भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अपने पूरा सेशन इसी के अंदर अगर कल हुआ तो, वरना 3-4 दिन के बाद ही होगा शायद, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, पोस्ट डाल दूंगा वहां पे। अगर कल करवाया तो बिल्कुल पूरे का पूरा सेशन एलिगेशन पर ही चलेगा, ठीक है, और लास्ट में एक दिन जब अपना सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्वेश्चन सभी एलिगेशन के अलग से करवाऊंगा
कि सभी चैप्टरों के अंदर एलिगेशन कैसे अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे दो वस्तुओं का मिश्रण बनेगा ना, वहां पे एलिगेशन अप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखना, दो वस्तुओं का जोड़ होना चाहिए बस। ठीक है, दो वस्तुओं को मिलाकर कोई तीसरी वस्तु मिलनी चाहिए अपने को। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को तीसरा, उसमें एलिगेशन अप्लाई होगा। बस इतनी बात ध्यान में रखो। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे किसी चीनी का मूल्य 30 रुपए था पर केजी। ठीक है, 30 रुपए पर केजी की चीनी थी एक लिफाफे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे थी अच्छे वाली चीनी थी 40 रुपए पर केजी वाली। ठीक है, और इसको क्या है, मैंने एक थैले के अंदर मिला दिया दोनों को। बताओ किस रेशियो के अंदर। ठीक है, अपने को पता है कि एक लिफाफे के अंदर इनको मिला दिया, तो किस रेशियो के अंदर मिलाया होगा। ठीक है, अनुपात के अंदर। देखो यहां पे इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, इन दोनों के अंदर मिला दिया, और इसकी औसत वैल्यू मान के चलो, इसकी औसत वैल्यू आ गई ये आ गई इसकी, मान के चलो 34। ठीक है, इसकी औसत वैल्यू क्या आ गई 34। ठीक है, यानी कि इसकी मात्रा बताओ कि इसकी कितनी मात्रा थी और इसकी कितनी मात्रा थी। ठीक है, अपने को पता है यहां से यहां की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना, 30, 31, 32, 33, 34 आ गया। फिर इस ओर भी जा रहे हैं, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी यहां से यहां की दूरी कितनी है 30 और 4 34, यानी ये लंबाई कितनी है, वही है ना। इस तराजू को मैं सीधा कर देता, ठीक है, वही आ जाता। इसकी लंबाई कितनी है 4, और यहां से 34 से 40 की लंबाई कितनी है 6, यही लंबाई है। अपने को पता है इसको मैं बराबर करना चाहता हूं। ठीक है, इसको बराबर करना चाहता हूं, तो इस वाले वेट को कहां पे रखूंगा, यहां पे, इसके कोने पे। इसके यहां पे ना रख के मैं यहां पे लिख देता हूं 6। ठीक है, और इसको मैं कहां पे रखूंगा, उसके कोने पे, यानी कि इसको इसके अपोजिट, इसको इसके अपोजिट, यानी 6 इस साइड 4 इस साइड। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया कि कितने किलो थी या कितना बार था, या ठीक है, या कितने रेशो में थी। ठीक है, यानी कि इसका आंसर अपने को यहीं पे मिल गया एलिगेशन के अंदर। ठीक है, कि इसको सरल अनुपात निकाल सकते हैं, इसका 2 पे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ठीक है, यानी कि 3 रेशो 2 में होगी ये चीनी, यानी कि ये 3 किलो होगी। अगर इसके 3 किलो मिलाएंगे तभी इसका 2 किलो बनेगा। ठीक है, यानी कि तभी इसका रेट ये आएगा। अगर इसको 3 किलो मिलाया जा रहा है तो इसका क्या है 2 किलो मिलाया गया होगा। ठीक है, यानी कि 3:2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, वेटेड एवरेज मान लो, ठीक है, एलिगेशन मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं 2-3 क्वेश्चन आपको आज करवा देता हूं। देखो बाकी अपने इसके कल करेंगे। मान के चलो कि ये क्या है 45 रुपए की कोई चीज है, ये 55 रुपए की कोई चीज है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, अपने को मान के चलो 48 रुपए का। ठीक है, 48 रुपए का कोई प्रोडक्ट। एलिगेशन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे रुपए, यहाँ पे रुपए, तो यहाँ पे भी रुपए ही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे रुपए, यहाँ पे रुपए, यहाँ पे बार हो गया, ये नहीं होगा। सिर्फ मतलब एलिगेशन का मतलब ही क्या होता है, एक चीज पर लगना। ठीक है, अगर यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, तो यहाँ पे भी बार होगा। ठीक है, यानी हर एक चीज बराबर होनी चाहिए, यानी ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, तो ये भी रुपए होने चाहिए। देखो इसमें क्या है कि इसमें 48 रुपए की कोई चीज अपने को फाइनल अपने को प्राप्त हुआ, तो बताओ किस रेशो के अंदर इसको मिलाया जाना चाहिए। 45 से 48 तक की 3 की दूरी, 48 से 55 कितने की दूरी है 5 और 2 7 की दूरी, यानी कि ये वाली यहाँ पे लिखो, ये वाली यहाँ पे, यानी कि 7:3 के अंदर इसको क्या है मिलाया गया होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया अपने पास डायरेक्ट। अभी इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके देता हूं, देखो कैसे। मैंने बोल दिया कि किसी मतलब 2 अलग अलग चीजों को मिलाया गया 3:4, 3:4 के अंदर मिलाया गया, यदि उसमें से एक का मूल्य 30 रुपए हो, एक का मूल्य 30 रुपए हो, और दूसरे का मूल्य 44 रुपए हो।
ये भी रुपए। यदि किसी एक वस्तु का मूल्य 30 रुपए हो और दूसरी का 44 रुपए हो, उनको 3:4 के अंदर मैंने मिला दिया, तो बताओ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, वही इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा। यही था ना एलिगेशन के अंदर, यही था कि दोनों को मिलाकर कितने का फाइनल अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, वही यहां से दूरी यहां से दूरी। अच्छा 3 इसको यहां पे लिखेंगे, अगर इसके कोने पर है तो मैंने बताया था ना अपोजिट, यहां से दूरी 3। ठीक है, यहां वाली यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अभी अपने को पता है यहां से अगर चलते हैं 4 और 3, ये पूरी दूरी है कितनी, असल में ये पूरी दूरी है कितनी, 7 है। ठीक है, 4 और 3 इन दोनों को मिलाकर 7 दूरी है, लेकिन एक्चुअल में दूरी है कितनी, वही कह रहा है ना एक्चुअल में दूरी है कितनी। ठीक है, ये देखो 30 से 44 एक्चुअल दूरी तो यही है, वो एलिगेशन से अपने को ये पता चल गया 4 दूरी ये है, 3 दूरी ये है, इस साइड इस और बढ़ रही है ना इस साइड। ठीक है, यानी कि 4 और 3 7 है, लेकिन वो कह रहा है 7 ना होकर एक्चुअल में दूरी है कितनी, 14 की। ठीक है, 30 से 44 तक जाते जाते 14 दूरी तय करेंगे, यानी कि 7 ना होकर कितनी है, 14, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 14/7, यानी कि 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 4 की, अरे यहां से 4 की वैल्यू निकालेंगे ना, 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो अपने को क्या चाहिए, 4 की दूरी चाहिए कि एक्चुअल दूरी है कितनी 4 की, तो 4 से इस साइड गुना, 4 से इस साइड गुना, यानी कि 8, यानी कि 4 दूनी 8, ये एक्चुअल वैल्यू है कितनी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये पहले क्या 4 थी, अपने को रेशियो से पता लगा 4, लेकिन ये 4 ना होकर कितनी है 8, और ये भी 3 ना होकर 2 गुनी ये भी कितनी होगी 6, तो दूरी बराबर होगी ना, 8 यहां से 6 यहां से, यानी कि 14 दूरी बराबर होगी। ठीक है, ये भी 14 दूरी बता रहा है, ये भी 14 दूरी बता रहा है। ठीक है, तो अपने को फाइनल रिजल्ट कहां कैसे, मतलब कौन सा मिलेगा, यहां से भी देख सकते हो, इस साइड चलेंगे तो बढ़ रहा है, 30 से बढ़ेगा, यानी 30 से बढ़कर 8 पर जाएंगे ना, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे 38 रुपए का मिल जाएगा। अगर वहां से देखोगे तो वहां पे भी आंसर तो सेम ही आएगा, 44 है, 44 से 6 कम होगा यहां से, क्योंकि इस ओर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, 44 से 6 कम करेंगे तो 38 रुपए का अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, ये समझाने का मतलब यही था। ठीक है, एलिगेशन में अगर रेशियो दे दिया और 2 का अपने को रुपए दे दिए, ठीक है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद इतना बढ़िया कंसेप्ट है ना, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो इसको, मैं बता देता हूं। ठीक है, आपको परसेंटेज के अंदर इसका अप्लाई करना बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। ठीक है, चलो इसी के अंदर अपने एक और क्वेश्चन इसमें जाते जाते कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज फिर कर दूंगा, मान के चलो कि किसी वस्तुओं को 2:5 के अंदर मिलाया गया, 2:5 के अंदर मिला दिया गया, एक का वही है कि 40 रुपए। ठीक है, एक का 40 रुपए। ठीक है, और इसमें यहां पे दूसरे का बताया नहीं कि 2 वस्तुएं 2:5 के अंदर मिलाया गया, ए और बी 2 वस्तुएं होंगी, 2:5 के अंदर मिलाया गया होगा इनको। यदि एक का मूल्य 40 रुपए है और दूसरी का मूल्य x रुपए है, मान के चलो कि एक का मूल्य 40 रुपए है, दूसरी का मूल्य x रुपए है, और इन दोनों को मिलाने पर जो फाइनल रिजल्ट अपने पास आता है ना, वो आता है 50 रुपए। ठीक है, वो आता है 50 रुपए, ये आता है 50 रुपए, जो फाइनल रिजल्ट इन दोनों को मिलाने पर 50 रुपए आता है। तो बताओ दूसरी वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, आप इसको बेसिक मेथड से करके देखो। ठीक है, बेसिक मेथड से करके देखो आप। ठीक है, ये आपको लग नहीं रहा कि परसेंटेज के या प्रॉफिट लॉस का, ये किसी में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन है। ऐसे आप पुराने एग्जाम के जो पुराने प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो भी हुए हैं एसएससी के, उसको उठाकर देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वहां पे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है,
कोई बात नहीं, एक्स है तो पड़ा रहने दो, ठीक है। इसको गोले गोले के अंदर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, ठीक है। यहां से ये दूरी होगी, यहां से ये दूरी होगी, अपने को रेशो दे रखा है, ये दूरी इसकी रही होगी और ये दूरी इसकी रही होगी, ठीक है। अपने को पता है, अपने को एक चीज पता है, ये दूरी रेशो से क्या है 5, लेकिन एक्चुअल में दूरी है कितनी, ये 40 से 50 यानी 10 की दूरी है। ये दूरी 5 की न होकर कितने की दूरी है, 10 की, यानी कि कितने गुना है, 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो ये भी तो 2 गुना होगी ना, ठीक है। यानी कि ये कितनी है, 10 है, तो ये कितनी होगी 4। यानी कि इस, अपने को पता है इस ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। 40 से 10 बढ़ा 50 हो गया, यहाँ पे कितना है बढ़ेगा, 50 से 4 बढ़ेगा ना, 4 निकाल ली अपने एक्चुअल वैल्यू, ये तो रेशियो के अंदर थी और ये एक्चुअल वैल्यू अपने ने निकाल ली, यानी 50 से बढ़कर 54, यही पूछा था, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये है एलिगेशन मेथड, इसको बोलते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कल क्लास रहती है तो मैं आपको बता दूंगा, वरना 3-4 दिन के बाद अपने प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन का टॉपिक और चलेगा, ये शायद 2 दिन में कवर हो जाए, अगर नहीं हुआ तो एक क्लास और ले लेंगे अपने, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो जितना भी करवाया है, ठीक है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आप इसको करके देखना, ठीक है, हो जाएंगे। चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है।